Hello everyone, how are you? Hope all are fine. So let's start the next lecture, that is embryogenesis. In the last lecture we have discussed about formation of endosperm and types of endosperm, and today we will discuss about development of embryo, that is embryogenesis or embryogeny you can also say. So plant embryogenesis refers to the process of development of plant embryos being either a sexual or asexual reproductive process that forms new plants. यानी कि नए प्लांट के फॉर्मेशन में जाइगोट और न्यू ऑफस्प्रिंग के बीच एक इंटरमीडिएट स्टेज होता है एम्ब्रियो. एम्ब्रियो का फॉर्मेशन अगर हम देखें, डेवलपमेंट अगर हम देखें एम्ब्रियो का, तो ये नेचुरली होता है प्लांट में एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और इस तरह के एम्ब्रियो को हम बोलते हैं जाइगोटिक एम्ब्रियो, जो कि फर्दर सीड में डेवलप हो जाते हैं और बाद में वो जर्मिनेट होते हैं और सीडलिंग्स बनाते हैं. प्लांट सेल कैन ऑल्सो बी इंड्यूस टू फॉर्म एम्ब्रियोज इन प्लांट टिश्यू कल्चर. यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर आपने सुना होगा कि हम टिश्यू कल्चर करते हैं, और टिश्यू कल्चर भी इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था. 2020 में बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन रहा ये कि टिश्यू कल्चर. तो टिश्यू कल्चर जो है, टिश्यू कल्चर के मेथड के थ्रू भी हम प्लांट में इंड्यूस करवा सकते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस को, और इस तरह के एम्ब्रियोजेनेसिस को हम बोलते हैं सोमेटिक एम्ब्रियो. सी अगर आपको याद हो तो हम पढ़े थे 11th स्टैंडर्ड में कि दो तरह के सेल होते हैं, गैमेटिक सेल एंड सोमेटिक सेल. जो सेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने के लिए जो सेल रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको हम बोलते हैं गैमेटिक सेल. और जो सेल नॉर्मल बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको हम बोलते हैं सोमेटिक सेल. ओके. तो यहाँ पे अगर प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट के तौर पे नेचुरली हो रहा है एम्ब्रियोजेनेसिस, तो उसको हम बोलते हैं गैमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस. और अगर हम उसको इंड्यूस करवा रहे हैं टिश्यू कल्चर में, तो इस तरह के एम्ब्रियोजेनेसिस को बोला जाता है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस. ओके. अब हम देखेंगे स्टेजेज ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस. सी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और एम्ब्रियोजेनेसिस ऐसे भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है. तो सबसे पहले ये जो हमारा फर्स्ट डायग्राम है, अब देख सकते हो कि ये आपको इंडिकेट कर रहा है एक एम्ब्रियो सैक को. सी आप इसको जूम करके देख सकते हो कि एक एम्ब्रियो सैक को रिप्रेजेंट कर रहा है. इस एम्ब्रियो सैक में यहाँ पे एग सेल हैं, दो सिनर्जेड्स हैं, और इधर एंटीपोडल सेल्स हैं, कैलेजल एंड क्योर, और सेंटर में पोलर न्यूक्लिया या सेकेंडरी न्यूक्लिया, जो भी आप बोलो वो है. यहाँ पे पॉलन आता है 2 सेल स्टेज में. पॉलन ग्रेन्स जो मेल गैमेट जो है वो फर्टिलाइज होता है फीमेल गैमेट के साथ, एग के साथ, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन करता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है. यानी कि पोलर न्यूक्लिया के साथ जब वो फर्टिलाइज करता है तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, और जब मेल गैमेट एग सेल के साथ फर्टिलाइज होता है तो वो फीमेल गैमेट जाइगोट का फॉर्मेशन करता है. ये रहा आपका सेकेंड स्टेज, यानी कि जाइगोट. जाइगोट को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, क्योंकि फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड होता है, मेल गैमेट भी हैप्लॉइड होता है, तो उनके कॉम्बिनेशन से बना हुआ स्ट्रक्चर है ये, इसलिए जाइगोट जो है आपका वो डिप्लॉइड स्टेज है. जाइगोट में आप देख सकते हो कि ये एक लार्ज वैक्यूल रीजन है, ये वैक्यूल है. ओके. अब इस जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा. तो जाइगोट से एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के अलग अलग स्टेजेस हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि 1 सेल है, फिर 8 सेल स्टेज आ रहा, 16 सेल है, अर्ली ग्लोबुलर स्टेज है, फिर लेट ग्लोबुलर स्टेज है, ट्रांजिशन स्टेज है, लेट हार्ट शेप स्टेज है, और सीडलिंग स्टेज है. तब 1 बाय 1 हम इसको देखते हैं कि आखिर ये कैसे होता है स्टेजेस इसके. तो देखो, डाइकोट और मोनोकोट दोनों में जो एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस है वो इनिशियली सेम होती है. यानी कि ये जो आपका ग्लोबुलर स्टेज दिख रहा है, यहाँ तक की प्रोसेस जो है वो दोनों में ही एक जैसा ही होगा. डिफ्रेंसिएशन की जो प्रोसेस है कि लेटर ऑन जो ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, ये 2 कॉटिलेडन्स की तरह बन रहे हैं, तो ये डिफ्रेंसिएशन बाद में होता है. इनिशियल जो ये सारे स्टेजेस हैं वो डाइकोट और मोनोकोट में एक जैसे ही होते हैं. तो अगर हम डाइकोट में एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करें, तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट प्लांट वाज फर्स्ट स्टडीड बाय हैंस्टीन. 1868 में हैंस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले स्टडी किया था डाइकोट प्लांट में एम्ब्रियोजेनेसिस को, और वो प्लांट था कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस,
जिसको हम सेफर्ड्स पर्स के नाम से जानते हैं कॉमन लैंग्वेज में। सेफर्ड्स पर्स के बारे में आप पढ़ोगे जेनेटिक्स में। ओके और इंडिया में एक बहुत फेमस बॉटनिस्ट रहे हैं पंचानन माहेश्वरी। हमारी एनसीईआरटी का अगर आप फर्स्ट यूनिट ओपन करोगे तो सबसे पहले पंचानन माहेश्वरी के बारे में दिया हुआ है उसमें। तो पंचानन माहेश्वरी ने भी 5 टाइप्स के एम्ब्रियोजेनेसिस को स्टडी किया था, डिस्क्राइब किया था। उन्होंने क्रूसीफेरस प्लांट के ऊपर भी स्टडी किया था। ठीक है, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। पंचानन माहेश्वरी ने 1950 में ये सारी स्टडीज़ की थी, जबकि फर्स्ट टाइम हैंस्टीन ने जब किया था तो 1868 में ही किया था। ओके, देखिए सबसे पहले जो जाइगोट है, या आप उसको ऊस्पोर भी बोल सकते हो, उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। ये हमें इस डायग्राम में दिख सकता है कि यहाँ से ये डिवीजन जो है वो ट्रांसवर्स हो रहा है, इस तरीके से ये डिवीजन हो रहा है। तो ये ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है यहाँ पे, और ट्रांसवर्स डिवीजन के फॉर्म रिजल्ट के तौर पे आपको 2 अनइक्वल साइज के सेल्स मिल रहे हैं। दैट यू कैन ऑब्जर्व द बेसल डॉटर सेल एंड एपिकल डॉटर सेल। ये 2 सेल्स जो है वो साइज में बहुत ही डिफरेंट है। एक काफ़ी बेसल सेल जो काफ़ी आपको लार्ज दिखेगा। बेसल सेल जो होते हैं दैट इज टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड स्मॉलर सेल, जिसको आप एम्ब्रियो सेल या एपिकल सेल जो भी बोलोगे, दैट इज टुवर्ड्स द कैलेजल एंड। ओके, तो ये 2 तरह के अनइक्वल साइज का डिवीजन है जो कि ट्रांसवर्स डिवीजन है। ठीक, बेसल सेल जो है आपका, ये लॉन्ग बेसल सेल जो आपको दिख रहा है, यही फर्दर सस्पेंसर का फॉर्मेशन करता है। एंड सस्पेंसर इज एनालॉग टू अम्बिलिकल कॉर्ड और अम्बिलिकल रॉड, वट एवर यू से, इन ह्यूमन बीइंग। जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करता है, बिल्कुल वैसा ही कुछ फंक्शन सस्पेंसर का होता है। आगे हम देखेंगे सस्पेंसर कैसे फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट डिवीजन हुआ है, ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ है। 2 सेल हमें मिले हैं अभी तक, बेसल सेल एंड एपिकल सेल, और यू कैन ऑल्सो से एम्ब्रियो सेल। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होता है कि ये जो आपका बेसल सेल है, जिसको हम सस्पेंसर भी बोल सकते हैं, तो इसमें फर्दर ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, और ये डिवीजन तब तक होगा जब तक ये 6 to 10 सेल स्टेज फॉर्म कर लेंगे। और इस तरह का स्ट्रक्चर जब ये फॉर्म कर लेते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि इसमें ये इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। फर्दर आप देखोगे तो और भी सेल बन रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो है इलोंगेट करता जा रहा है, और कंप्लीट डायग्राम इसमें नहीं दिया हुआ है, पर ये थोड़ा और लंबा होता है। 8 to 10 सेल स्टेज का इसमें कंडीशन आती है। तो ये एलोंगेटेड स्ट्रक्चर यहाँ से नीचे ये फिलामेंट की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसको हम बोलते हैं सस्पेंसर। और ये सस्पेंसर क्या करता है? देखिए सस्पेंसर मैंने आपको पहले ही बताया था कि सस्पेंसर जो है वो माइक्रोपाइलर एंड की ओर फॉर्म हुआ है। और जो आपका एंडोस्पर्म है, क्योंकि ये जो एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस है ये मोस्टली तभी स्टार्ट होती है जब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका है। एंडोस्पर्म में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो अब ये न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करने के लिए ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो सेल है, ये एपिकल सेल है, इसको हमें पुश करना होगा टुवर्ड्स द एंडोस्पर्म। तो ये पुश करने का काम करते हैं ये सस्पेंसर। ये सस्पेंसर जो माइक्रोपाइलर एंड में है, इनमें सेल डिवाइड होने की वजह से क्या होता है कि जो ऊपर का एपिकल सेल है या एम्ब्रियो सेल है, वो पुश होकर के सेंट्रल रीजन में एंडोस्पर्म तक पहुंच जाता है। ठीक है, एंडोस्पर्म तक पहुंचने के बाद ये फूड एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा, और वहीं से रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। सस्पेंसर अटेन्स इट्स मैक्सिमम साइज बाय द ग्लोबुलर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। इसके बाद अगर आप देख सकते हो तो जो सस्पेंसर है वो ग्लोबुलर स्टेज के इनिशियली में, यानी कि ये जो 16 सेल स्टेज आपको दिख रहा है, यहाँ तक इसका कंप्लीट एलोंगेशन हो चुका है। इससे ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता है सस्पेंसर, उसको सेंटर तक ही आना है, बहुत दूर नहीं जाना है, एंडोस्पर्म रीजन तक ही आना है। ओके, फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर जो होता है, जो कि माइक्रोपाइलर एंड की ओर होता है, वो फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर टुवर्ड्स माइक्रोपाइल इज लार्ज एंड इट इज कॉल्ड एज हॉस्टोरियम। इट एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम एंडोस्पर्म फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो फर्स्ट सेल है हमारा, उसको हॉस्टोरियम बोलते हैं। ये टर्म आप याद रखना, एमसीक्यू में आपको मिल सकता है हॉस्टोरियम। सो कीप इट इन योर माइंड दैट द फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर टुवर्ड्स माइक्रोपाइल is large and it is called as hostorium. It absorbs food from endosperm for developing embryo.
एंड द लास्ट सेल ऑफ सस्पेंसर, जो लास्ट सेल होता है सस्पेंसर का टुवर्ड्स एम्ब्रियो सेल, यानी कि ये जो आपको ब्लू वाला दिख रहा है दैट वन, तो ये सेल जो होता है इसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस, और यहाँ से ही रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। रेडिकल आपको याद होगा रूट टिप और रूट कैप लाइक एक स्ट्रक्चर है जहाँ से फर्दर रूट, एक मैच्योर रूट का फॉर्मेशन होता है, उसको हम रेडिकल बोलते हैं। तो एम्ब्रियो सेल अंडरगोज 2 वर्टिकल एंड 1 ट्रांसवर्स डिवीजन टू प्रोड्यूस अ 2 टायर्ड 8 सेल ग्लोबुलर एम्ब्रियो। अब ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो को फॉर्म करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे 2 वर्टिकल और 1 ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, तब जाकर के आपको ये ग्लोबुलर शेप मिलता है एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। ठीक है, एपीब्लास्ट टायर जो होता है ये 2 कॉटिलेडन का फॉर्मेशन करते हैं, एंड प्लूम्यूल एंड एपिकोटाइल। आई थिंक यू रिमेंबर दीज टर्म्स, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल। मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपके लिए ये सारे टर्म्स नए नहीं हो, क्योंकि एक जर्मिनेटिंग सीड के बारे में हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, मॉर्फोलॉजी एनाटोमी आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको याद होगा कि जब हम एक जर्मिनेटिंग सीड के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो कॉटिलेडन्स होते हैं, 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। कॉटिलेडन्स के बीच से जो अपवर्ड डायरेक्शन में आपको स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम बोलते हैं प्लूम्यूल, ये प्लूम्यूल को कॉटिलेडन से अटैच करके रखने वाला स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम बोलते हैं एपिकोटाइल। ऐसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो डेवलपमेंट हमें दिखती है जिसको हम बोलते हैं रेडिकल, तो रेडिकल और कॉटिलेडन के बीच में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। ओके, तो ये हो गया आपका एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। तो हाइपोबेसल टायर जो है सस्पेंसर की ओर वो हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन करता है, जबकि जो एपीबेसल टायर है वो कॉटिलेडन्स, प्लूम्यूल एंड एपिकोटाइल का फॉर्मेशन करता है। ये ऑक्टेंट ग्लोबुलर स्टेज जो है आपका, यहाँ तक डाइकॉट और मोनोकॉट एक जैसे ही होते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि ऑक्टेंट ग्लोबुलर शेप आने तक डाइकॉट और मोनोकॉट एक जैसे ही होंगे, डेवलपमेंट एक जैसा ही होगा। उसके बाद मोनोकॉट की डेवलपमेंट अलग हो जाती है और डाइकॉट का डेवलपमेंट जो है वो अलग हो जाता है। ओके, डाइकॉट एम्ब्रियो की अगर हम बात करें तो प्लूम्यूल इज डिस्टल एंड कॉटिलेडन्स आर लैटरल, while in monocots plumule is lateral and cotyledon is terminal। टर्मिनल कोटिलेडन होता है। अगर आपको याद हो मोनोकॉट की सीड का स्ट्रक्चर, ग्रासेस की सीड के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसमें टर्मिनल कोटिलेडन होता है, जबकि अगर हम डाइकॉट की बात करें तो उसके जो कोटिलेडन्स होते हैं वो लैटरल होते हैं, साइड बाय साइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके। ऑक्टेंट एम्ब्रियो जो है उसमें 2 पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, जिससे आउटर प्रोटोडर्म, ये जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे जो 8 सेल स्टेज है ये आपका ऑक्टेंट ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये 16 सेल स्टेज में जा रहा है, देन अर्ली ग्लोबुलर स्टेज इसका फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो ऑक्टेंट एम्ब्रियो है इसमें 2 पेरिक्लिनल डिविजन्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से आउटर प्रोटोडर्म, जिसको आप डर्मेटोजेन भी बोल सकते हो, फॉर्म होता है, और इनर प्लीरोम, जिसको आप प्रोकैम्बियम भी बोल सकते हो, वो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। और मिडल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ग्राउंड मेरिस्टेम या पेरिब्लेम बोलते हैं। तो इस तरीके से ये जो है एक डेंस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है, इनिशियली ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये स्टार्टिंग में से राउंड शेप का ग्लोबुलर जैसा ही दिखता है, लेकिन धीरे धीरे डाइकॉट में ये डेवलप होकर के हार्ट शेप स्ट्रक्चर जो है फॉर्म कर लेता है। ओके, और फाइनली हार्ट शेप के बाद ये टॉर्पिडो शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। जैसे कि साइंटिस्ट ने स्टडी किया था कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस के ऊपर, तो कॉटिलेडन्स बिकम लार्ज एंड कर्व्ड। ऑर्किड्स की अगर हम बात करें तो इन ऑर्किड्स, ओरोबैंक एंड यूट्रिकुलारिया द एम्ब्रियोज डज नॉट शो डिस्टिंक्शन ऑफ प्लूम्यूल। प्लूम्यूल, कॉटिलेडन और रेडिकल में डिस्टिंक्शन ही नहीं पता चलता ऑर्किड्स एंड यूट्रिकुलारिया में। ठीक है, तो हर एक प्लांट में अलग अलग तरह का कंडीशन देखने को मिलता है, लेकिन बेसिक जो एम्ब्रियोजेनेसिस है वो यही है। जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, बेसल सेल, एपिकल सेल बने, बेसल सेल में फर्दर डिवीजन हुए, सस्पेंसर्स बने। सस्पेंसर्स जो है उन्होंने पुश किया ताकि जो आपका एम्ब्रियो सेल है वो एंडोस्पर्म तक पहुंच सके, वहाँ से वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रहा है, उसमें पेरिक्लिनल डिविजन्स हो रहे हैं, उसके बाद वो ग्लोबुलर शेप अटेंड कर रहा है। ग्लोबुलर शेप तक की जो कंडीशन है वो मोनोकोट डाइकोट में एक जैसी है। आफ्टर दैट यहाँ पे अलग अलग लेयर्स बन रहे हैं और फिर आपका ये हार्ट शेप वाला स्ट्रक्चर आ रहा है, एंड देन दिस टॉर्पिडो शेप स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से जो है हमारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि एम्ब्रियो जो है वो 2 तरह से बन सकते हैं।
जो नेचुरली एम्ब्रियो बनते हैं वो गैमेट के फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है उस जाइगोट से बनते हैं, इसलिए उसको हम जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। और दूसरा होता है इंड्यूस्ड, जो हम टिश्यू कल्चर में करते हैं। तो टिश्यू कल्चर में जो इंड्यूस्ड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है उसको हम सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। Okay, see, the zygotic embryo is formed following double fertilization of ovule, forming the plant embryo and the endosperm, which together go into the seed. This process is known as zygotic embryogenesis. Seeds may also develop without fertilization through pathways referred to as apomixis. लास्ट यानी कि फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था पार्थेनोजेनेसिस एंड एपोमिक्सिस। ओके, और ऐसे ही सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का भी आपको यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है कि सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच सोमैटिक सेल्स और टिश्यूज डेवलप इनटू डिफरेंशिएटेड एम्ब्रियोज। एम्ब्रियोज रीजेनरेट फ्रॉम सोमैटिक सेल्स और टिश्यू। इट इज टर्म्ड एज सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। फाइन, okay, no need to go into much detail. Then these are the steps given, like induction of formation of embryo, and then development and maturation. First globular stage, heart shape and torpedo shape, then germination and conversion. Globular stage, if you see, embryo is small and round. Multicellular stage, heart shape stage, bilateral symmetry you can observe in heart stage. Shape changes to heart shape with more cotyledon development. This is mostly seen in dicot plants. Torpedo shape stage consists of initial cells for the shoot or root meristem, and mature stage embryo becomes cylindrical. So these are the different stages of development of embryo. Okay. See, development, if you see, the auxin must be removed for embryo development. This is the very major important point. Auxin is required for germination. It is not required for embryo development. So keep it in mind that auxin must be removed for embryo development. Continuous use of auxin inhibit embryogenesis. Okay. Then you can see maturation. Maturation required a complete maturation with apical meristem, radicle and cotyledon. Often obtained repetitive embryogeny. Storage protein production necessary. Often require ABA for complete maturation. See, ये जो सारे terms हमें मिल रहे हैं अभी, ऑक्जीन, ABA, ये आपको हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। 15 चैप्टर इफ़ यू रिमेंबर, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें आया था आपको प्लांट हार्मोन्स के बारे में। उसमें हमने पढ़ा था अलग अलग फाइटो हार्मोन्स जो होते हैं। बेसिकली 5 फाइटो हार्मोन्स होते हैं। 3 हार्मोन्स जो होते हैं वो ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं और 2 जो होते हैं वो ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं। सो ABA इज़ बेसिकली ए ग्रोथ इनहिबिटर, बट फॉर मैच्योरेशन इट इज़ रिक्वायर्ड। अदरवाइज अगर ABA नहीं होगा तो सेल का डिवीजन जो है वो कंटिन्यू रहेगा, तो डिफ्रेंसिएशन और मैच्योरेशन की स्टेज जो है वो नहीं आ पाएगी। तो मैच्योरेशन के लिए ABA का होना कंपलसरी होता है। ABA इज ऑफन रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑल्सो. Okay, so that this is all about embryogenesis, development of embryo. Okay, next if you see polyembryony. Polyembryony is occurrence of more than one embryo in a seed. अगर किसी सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो होता है तो उसको हम पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। अब है कि ये एक से ज़्यादा एम्ब्रियो वाली कंडीशन क्यों आती है, और ये हमेशा मैच्योर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे मैच्योर हो, सारे के सारे फर्टाइल हो। इट्स नॉट रिक्वायर्ड। दे मे बिकम अरेस्टेड एट वेरी अर्ली स्टेज और मे डीजेनरेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सीड डेवलपमेंट। कई बार ऐसा होता है कि इनिशियल स्टेज में बहुत सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, बट लेटर ऑन उनका जो डिफ्रेंसिएशन है, उनका जो डेवलपमेंट है वो सीज हो जाता है, वो फर्दर डेवलप नहीं हो पाते। ऐसे केसेस में जितने एम्ब्रियो अर्ली स्टेज में होते हैं, लेटर स्टेज में उतने एम्ब्रियो नहीं पाए जाते हैं। ओके, polyembryony includes all those instances in which there is a clear indication of actual occurrence of 2 or more proembryos or embryo in a developing ovule, except for a few taxa, Citrus and Mangifera. Polyembryony occurs only as an abnormal feature. There is no requirement of polyembryony. इसका कोई ऐसा फंक्शन नहीं है, पर कई बार ऐसा होता है। ये एज ए रिजल्ट ऑफ एपोमिक्सिस भी हो सकता है, पार्थेनोजेनेसिस की वजह से भी हो सकता है। और ये पॉलीएम्ब्रियोनी जो है इसमें सोमैटिक भी हो सकते हैं। ये पॉलीएम्ब्रियोनी हैप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल कहीं से भी बन सकते हैं। लाइक जो हैप्लॉइड सेल्स एम्ब्रियो सैक के अंदर होते हैं,
एंटीपोडल्स होते हैं, सिनर्जिड्स होते हैं, वो भी एक एम्ब्रियो में डेवलप हो सकते हैं और पॉली एम्ब्रियोनी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। या न्यूसेलस के जो सेल हैं वो भी डेवलप हो करके मल्टीपल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट केस ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी वाज रिपोर्टेड इन सर्टेन ऑरेंज सीड्स बाय एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। याद होंगे ये आपको, ही वाज द मैन हु फर्स्ट ऑब्जर्व द लिविंग सेल। Brown gave a survey of 58 cases of polyembryony recorded in the botanical literature at that time and referred them to 4 categories on the basis of origin of additional embryo. 4 categories में उन्होंने रखा था कि polyembryony in angiosperm may arise by cleavage of proembryo. इनिशियली जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो इनिशियल स्टेज पे जो प्रो एम्ब्रियो बनता है, अगर उसमें क्लीवेज हो गया तो उसकी वजह से भी 2 या 2 से ज़्यादा एम्ब्रियो बन सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोज बाय सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक अदर देन एग, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं जैसे कि सिनर्गेट्स हो गए या एंटीपोडल्स हो गए, कई बार वो भी एम्ब्रियो में डेवलप हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट इन्होंने रखा था डेवलपमेंट ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो सैक विद इन द सेम ओव्यूल। अगर एक ही ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक का ही नंबर ज़्यादा हो तो भी पॉलीएम्ब्रियोनी की कंडीशन हो सकती है। एंड लास्ट ऑप्शन इज एक्टिवेशन ऑफ सम स्पोरोफाइटिक सेल ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर कोई स्पोरोफाइटिक सेल अगर एक्टिवेट हो गए और वो भी एम्ब्रियो में डेवलप हो गए तो ऐसी कंडीशन में भी पॉलीएम्ब्रियोनी की कंडीशन देखने को मिल सकती है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट एम्ब्रियोजेनेसिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी. Next we will discuss in the next lecture. Take care and read NCERT once again. Bye bye.